नमस्कार, आप सभी को उत्तराखंड राज्य विशेष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे और भारत के इतिहास का जो प्रश्नों के रूप में अध्ययन कर रहे थे, वहां पर हम आज पहुंचे थे बंगाल विभाजन तक। बंगाल विभाजन से संबंधित चर्चा आज की कक्षा में देखने को मिलेगी और जब हमारा इतिहास का ये सेशन समाप्त होगा, उसके बाद कोई नया आप जो भी आपकी जो मांग होगी उस अनुरूप हम दूसरा सेशन प्रारंभ करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीच बीच में आपको भारतीय इतिहास से संबंधित फैक्ट भी दिए जा रहे हैं जो ग्राफ के माध्यम से होते हैं और निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कम समय में बेहतर रिवीजन उनके माध्यम से हो जाता है, तो प्लीज उनको भी फॉलो करें, उनको भी ध्यान से देखने का प्रयास करें। साथ ही साथ करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो उसके लिए भी आपके चैनल पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप उसमें तन मन के साथ अच्छे से लगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो चलिए, नवरात्रि के इस पवित्र सप्ताह में एक बार फिर से चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और आज थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है, बहुत ही मेरे नजरिए से देखें तो बहुत ही बेकार टाइपिंग की गई है, लेकिन प्लीज इसको इग्नोर करना है क्योंकि हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को हमें इशू नहीं बनाना चाहिए, तो इग्नोर करना है। प्रश्न अच्छे से दिख रहा है, समझ में आना चाहिए और उस अनुरूप हमें अपने उत्तर का चुनाव करना है। बोला जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। बोला जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। 4 कारण यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। पहला कह रहा है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। दूसरा कह रहा है, बंगाल का विभाजन हुआ। तीसरा कह रहा है, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है। 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। चलिए बताइए भैया, 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपके विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको चुनाव करना है। 16 अक्टूबर 1905 आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण तिथि है, याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1905 प्रसिद्ध है बंगाल विभाजन के लिए। इस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 की तिथि थी, जब बंगाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था, जिसमें एक मुस्लिम बाहुल्य बंगाल था, एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। जैसे 2 भाग कौन कौन से थे? पहला बांटा गया था पश्चिम बंगाल के नाम से, और दूसरा जो बांटा गया था वो बांटा गया था पूर्वी बंगाल के नाम से। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। अब पूर्वी बंगाल की यदि हम बात करें तो इसमें जो क्षेत्र आते थे, इसमें आपके पूर्वी बंगाल का क्षेत्र आता था और असम आता था। तो असम और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया था। और पश्चिम बंगाल जो था, यहां पर यदि हम देखें तो बंगाल, शेष बंगाल को, बिहार और उड़ीसा को रखा गया था। ठीक है, तो ये 2 विभाजन 1905 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। जो पूर्वी बंगाल थी, इसकी जो राजधानी बनाई गई थी, ये ढाका बनाई गई थी, और जो पश्चिमी बंगाल थी, इसकी जो राजधानी बनाई गई थी, ये कोलकाता बनाई गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि जब ये पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का विघटन हुआ, 2 भागों में बटा, तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे। तो आपको बता दें कि जो आपका पश्चिमी बंगाल है, यहाँ पे प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनाए गए थे, इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है सर एंड्रयू फ्रेज। सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर, ये नाम आपको याद रखना है। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। दूसरा आपको याद रखना है ढाका के संदर्भ में कि जो पूर्वी बंगाल बना था, यहाँ पे जो प्रथम
लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनका नाम आपको याद रखना है, और इनका नाम था ब्लूमफील्ड फुलर। ब्लूमफील्ड फुलर, ठीक है। तो ब्लूमफील्ड फुलर ये प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पूर्वी बंगाल के, और पश्चिमी बंगाल की जब बात करते हैं तो सर एंड्रयू फ्रेजर ये प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इतनी जानकारी आपको यहाँ से पता होना चाहिए इनके बारे में। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे पूर्वी बंगाल के, पश्चिमी बंगाल के, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो इसको आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय यदि हम देखें तो कौन था यहाँ पे प्रमुख, तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन था गवर्नर, कौन थे, लॉर्ड कर्जन। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है ये बंगाल विभाजन जो था ये रद्द हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। रद्द किस वर्ष हुआ था यदि पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो मैं जैसे कहता हूं कि साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, उसका फायदा यह है कि आप जब रिवीजन करोगे, जब आप रिवीजन करते हो तो त्वरित रिवीजन आपके इन्हीं नोट्सों के माध्यम से एक चैप्टर विशेष का हो जाएगा, क्योंकि बेहतर रिवीजन का जो माध्यम है वो है प्रश्नों का अध्ययन करना, और जो प्रश्न पूछे गए हैं जब उस संदर्भ में आप रिवीजन करते हो तो चीजें आपकी और बेहतर होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जिन्होंने नहीं नोट किया है नोट कर ले। क्या, सबसे पहले 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल को दो भागों में बांटा गया था, पहला था पश्चिमी बंगाल, दूसरा था पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल के अंतर्गत पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र आता था, इसकी राजधानी ढाका बनाई गई थी, और इस क्षेत्र के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे इनका नाम था ब्लूमफील्ड फुलर। ब्लूमफील्ड फुलर ये प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसी के साथ साथ जो पश्चिमी बंगाल बनाया गया था, यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा गया था, और इसकी राजधानी थी कोलकाता, और यहाँ पे प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रयू फ्रेजर। और आपको बता दें बंगाल विभाजन जो हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, लेकिन इसको रद्द किया गया था वर्ष 1911 में, और उस समय प्रमुख थे हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में इसको रद्द किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है, बताएं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? 4 तिथियां यहाँ पे दी हुई हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। बंग भंग विरोधी आंदोलन, ये जो आंदोलन था बंग भंग विरोधी आंदोलन, जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके विरोध स्वरूप चलाया गया था, जिसका नाम था बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो पूछा जा रहा है किस तिथि को हुआ, तो आपको बता दें ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपको बता दें बंग भंग विरोधी आंदोलन की बात हो रही है तो कुछ फैक्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले 20 जुलाई की तिथि आपको याद रखनी है, वर्ष 1905 की बात हो रही है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन का जो है निर्णय लिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें 7 अगस्त की तिथि आती है, यहाँ भी वर्ष था 1905, और 7 अगस्त वर्ष 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था। और जो स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था ये किसके विरोध स्वरूप हुआ था? तो यह हुआ था बंगाल विभाजन के स्वरूप, और इसी से जुड़ता है आपका बंग भंग विरोधी आंदोलन। तो
तो 7 अगस्त 1905 को भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि बहिष्कार प्रस्ताव भी यहीं पर स्वीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ आपको बताना है। 4 यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्त या सहायक संधि। सबसे बाद में क्या हुआ ये पूछा जा रहा है। सबसे बाद में क्या हुआ? चलिए बताइए, सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में क्या हुआ? चले, देखो, सबसे पहले यहाँ पे है आपकी सहायक संधि। तो आप जानते हो सहायक संधि हुई थी 1798 में, ये प्रारंभ हुई थी और 1798 में ये लॉर्ड बेलेजली के समय में लाई गई थी, मतलब लॉर्ड बेलेजली के द्वारा की जा रही थी। अस्थाई बंदोबस्त की यदि हम बात करें तो ये बात आती है 1790 की, और यहाँ पे प्रमुख थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको चालू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है हड़प नीति, और हड़प नीति शुरू हुई थी 1848 से 56 के बीच, किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आई है बंगाल का विभाजन। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में तिथि आती है 1905। यदि आपसे पूछ लिया जाता सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले हुआ था अस्थाई बंदोबस्त। ये भी याद रखना चाहिए, सबसे पहले हुआ था अस्थाई बंदोबस्त। तो कहने का मतलब है कि जब आप इतिहास का अध्ययन करते हो, इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, इस तरह के जो भी घटनाक्रम हैं, उनको आपको तिथि सहित याद करना है। तिथि यदि एग्जैक्ट नहीं याद कर पाओ तो कम से कम आपको वर्ष अवश्य याद रखना है। बिना वर्ष के आपका काम नहीं चलने वाला है, तो वर्ष अवश्य याद रखना है। तो यहाँ पे 1790, 1798, 1905, 1848 से 56 वर्ष हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो भी प्रमुख घटनाक्रम हैं उनको एक पेज पर नोट कर लीजिए और उनके वर्ष अवश्य याद रखिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में अभी इसी को और टिपिकल बनाना होता और कठिन बनाना होता तो प्रश्न क्या पूछ, ये सारे के सारे, पहली बात तो आपको बता दें कि विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं। याद रखिएगा, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, और इसको थोड़ा सा और कठिन बनाना होता तो इसमें बदलाव किया जा सकता था। कैसे? कि इनको सबसे पहले हुए घटनाक्रम से लेकर सबसे बाद के घटनाक्रमों में मिलान कीजिए, या इनमें से सबसे पहले क्या हुआ और सबसे बाद में क्या हुआ इसको मिलान कीजिए, तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाता। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि गहन अध्ययन चीजों का होना चाहिए। सिर्फ सतही जानकारी होना नुकसानदायक है। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? इनमें से कौन सा वर्ग है जो स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहा? महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। बताएं कौन अप्रभावित रहा? 4 वर्ग दिए हैं, इनमें से कौन अप्रभावित रहा आपको बताना है। मतलब बंगाल विभाजन जो हुआ उसके परिणाम स्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उसका प्रभाव इनमें से किस वर्ग पर नहीं पड़ा है, यही आपको बताना है। महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 वर्ग आपको देखने को मिल रहे होंगे, और कौन कौन से? यहाँ पे एक तो है कृषक, दूसरा है मुसलमान। कृषक और मुसलमान, क्योंकि बंगाल विभाजन जो हुआ था विशेष रूप से इसमें मुसलमानों को एक अलग प्रांत दे दिया गया था, तो मुस्लिम वर्ग ज्यादातर, अधिकांशतः जो मुस्लिम वर्ग था वो इससे अप्रभावित था, क्योंकि इसका प्रभाव उस क्षेत्र विशेष में कम देखने को मिल रहा था।
दूसरा, कृषक वर्ग को इससे कोई लेना देना नहीं था। तो 2 और 3 मतलब सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। बोला जा रहा है बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब जब बंग भंग आंदोलन लागू हुआ तो उस दौरान किसके सुझाव पर हम इस तिथि, मतलब जिस दिन बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 की तिथि को राखी दिवस मनाया, तो किसने कहा या किसके निवेदन पर हमने राखी दिवस इस तिथि को मनाने का फैसला किया, आपको बताना है। चले बताएं। 4 विकल्प हैं। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सी.आर. दास, कृष्ण कुमार मित्र। आपको बता दें कि ये जो राखी दिवस था इसका मनाए जाने का उद्देश्य था कि बंगाल को विभाजन कर जो अंग्रेज भारतीय एकता में कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भारत के निवासियों को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उस एकता में कमी ना आने पाए और उसी के लिए राखी दिवस मनाने का फैसला लिया गया और ये निवेदन किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। आपको बता दें वर्ष 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन में इन्होंने बताया कि स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन है उसका कांग्रेस समर्थन करती है। मतलब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन बनारस अधिवेशन से किया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए। और बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और आपको बता दें कि कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में एक वीडियो पहले ही पोस्ट की जा चुकी है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत ही सकारात्मक जानकारी मिलेगी। इसको बताएं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? अभी मैंने आपको बताया है, सबसे पहले प्रश्न में मैंने इसकी चर्चा किया था कि जब बंगाल को 2 भागों पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया तो पश्चिमी बंगाल, यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है पश्चिमी बंगाल की। और इसके जो गवर्नर थे उनका नाम था सर एंड्रयू फ्रेजर। ये मैंने अभी आपको बताया था पहले प्रश्न में, ठीक है। इसको बताएं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? किस वायसराय के संदर्भ में या आप कह सकते हो समय काल में बंगाल का विभाजन हुआ, आपको बताना है। इसको भी हमने पहले प्रश्न में बताया है। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड मिंटो। चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। इसका जवाब है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बी विकल्प में जो दिया है नाम, ये सही उत्तर है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन यहाँ पे एक नाम दिया है लॉर्ड हार्डिंग। इनके समय में बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि बंगाल का विभाजन रद्द किया गया। तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग को भी याद रखना है और लॉर्ड कर्जन को भी याद रखना है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताएं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो या असहयोग? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, आपको बताना। चले बताएं। बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आप जानते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है बंग भंग। बंग भंग मतलब बंगाल का विभाजन, और बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप या आप कह सकते हो उसके प्रति उत्तर में भारत में जो आंदोलन शुरू हुआ था उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी विकल्प इसका सही उत्तर है।
चलो इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति थे इनमें से जो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, मतलब स्वदेशी आंदोलन के समर्थक नहीं थे, एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का यहाँ पे समन्वयक था? आपको बताना है। चलिए बताएं। चलो जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा, इसका कौन सा होगा? 4 विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पे नाम है आर्यन टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, आर्यन टैगोर जो थे, ये इन्होंने इन्हीं के, आप जानते हैं, स्वीकृति के बाद, इन्हीं के निवेदन के बाद राखी दिवस मनाया गया था, ये आपको पता होगा। और 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया जाता था उस समय, ये आपको पता होगा। और इनका कहना था कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो उचित नहीं है, हमें बेहतर संबंध बनाने चाहिए अंग्रेजों से, मतलब पूर्व और पश्चिम से बेहतर संबंधों की इन्होंने मांग किया था। और इनके अनुसार आपसी बातचीत के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इसको बताएं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? मतलब किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? मतलब जैसे बहिष्कार आंदोलन हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया, इनको किसने नेतृत्व प्रदान किया? इनमें से कौन से हैं? तो आप जब नाम पढ़ते हो तो बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, सबके क्षेत्र बटे हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से एकमात्र व्यक्ति हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, क्योंकि दूसरा नाम रविंद्रनाथ टैगोर का आता है और आप जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी आलोचना की थी। तो इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसको बताएं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार मतलब बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, वही वर्ष आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है, चाहे बहिष्कार आंदोलन की बात करिए, चाहे आप स्वदेशी आंदोलन की बात करिए, दोनों आंदोलन जो जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं बंग भंग आंदोलन से, बंगाल विभाजन से। तो इसके लिए डी विकल्प इसका सही उत्तर है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने सर्वप्रथम दिया था? आपको बताना है। 4 नाम हैं, सतीश चंद्र मुखर्जी, मोतीलाल घोष, कृष्ण कुमार मित्र या अरविंद घोष। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार करने की बात की थी? आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, ये नाम आता है कृष्ण कुमार मित्र का। ठीक है, बी विकल्प में कृष्ण कुमार मित्र यही सही उत्तर है। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, चलिए बताएं। IAS में पूछा गया प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए और बंगाल के विकास के लिए। इनमें से कौन सा सही उत्तर है आपको बताना। चले, बंगाल विभाजन का कारण क्या था? जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ, वह किसके कारण था? यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो कुछ लोग मानेंगे कि पहला विकल्प, कि हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। ये तो कहीं ना कहीं यदि आपका सी विकल्प नहीं दिया होता तो आप इसको टिक कर सकते थे, लेकिन सी विकल्प जो दिया है ये कह रहा है बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, क्योंकि बंगाल में लगातार राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी, लगातार हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो फल फूल रही थी
और कहीं ना कहीं जो आप कहते हो कि आजादी की मांग को लेकर आवाजें यहाँ से उठ रही थी, स्वदेशी शासन को लेकर, स्वशासन को लेकर यहाँ से मांग उठ रही थी, और उसी को कम करने के लिए इन्होंने एक कदम उठाया था। तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए कदम उठाया गया था। सी विकल्प इसका सर्वमान्य उत्तर है। यदि सी विकल्प नहीं होता तब आप ए विकल्प को टिक कर दें। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए? आप देख रहे होंगे एक ही प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन एक ही प्रश्न किस प्रकार से सिर्फ शब्दों के खेल के माध्यम से कई सारे प्रश्नों के रूप में सामने आ रहा है। और इन्हीं शब्दों के खेल को हमें समझना होगा, क्योंकि यदि हम देखें तो सीधा यह ना पूछ के कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप कौन से आंदोलन हुए, तरह तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सबका जवाब एक ही निकल के आ रहा है, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। तो इस शब्दों के खेल को भी हमें समझना होगा, इन शब्दावलियों के खेल को भी हमें समझने की जरूरत है। तो चलिए इसको बताएं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? आप जानते हो, स्वदेशी की बात करें, बहिष्कार की बात करें, सारी चीजें जुड़ती हैं बंग भंग आंदोलन से, मतलब बंगाल विभाजन से। और बंगाल विभाजन ए विकल्प में दिया है, ए विकल्प सही उत्तर है। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? चलिए बताएं, अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको बताया भी कि लॉर्ड हार्डिंग के संदर्भ में इसको एकीकृत किया गया था, लेकिन कब एकीकृत किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, ये आपको बताना है। चलिए बताएं, 1905, 1911, 1947 या 1971? चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, इसका सही विकल्प है बी विकल्प, वर्ष 1911। ठीक है, वर्ष 1911 इसका सही विकल्प है। बोला गया है बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया, तो 1911 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? बार बार मैंने बताया, कम से कम 4 बार मैंने नाम ले लिया, अभी आपको रट जाना चाहिए। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कब किया गया? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और इसी दिल्ली दरबार के आयोजन के समय इसको वापस लिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? मतलब बंगाल विभाजन कब तक बना रहा, कब एकीकृत किया गया, वह भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बोला गया है कब तक बना रहा, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। गलत है। दूसरा कह रहा है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। यही सही विकल्प है, बी विकल्प, क्योंकि जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जहां पे सम्राट जॉर्ज पंचम आए हुए थे, उन्हीं के द्वारा भारतीयों के विरोध के चलते, कि विरोध की जो आग है उसको दबाई जा सके, विरोध की जो एक नई चिंगारी पनप रही है इसको पनपने से रोका जा सके, उसके लिए ये कदम उठाया गया था। और दिल्ली दरबार 1911 में हार्डिंग के द्वारा इसको वापस लिया गया था। तो बी विकल्प सही उत्तर है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? पहला कह रहा है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। दूसरा कह रहा है लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश। तीसरा कह रहा है लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाता। और डी कह रहा है चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड। लेकिन यहाँ पे बोला गया स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जुड़ता है बंगाल विभाजन से। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बंगाल विभाजन से संदर्भित यदि कोई भी आपको कथन दिखता है आप तुरंत उसको टिक करेंगे और इसके आधार पे ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चले बताएं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब एक क्षेत्र में, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा,
अब बात हो रही है क्षेत्रवार। अभी मद्रास की बात होगी, उत्तर प्रदेश की बात होगी, पंजाब की बात होगी, ठीक है। तो आपको इसको नोट कर लेना है क्षेत्रवार। तो इसमें बोला जा रहा है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन था उसका नेतृत्व किया चिदम्बरम पिल्लई ने, ठीक है। चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। इसको बताएं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? चले बताएं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय या सैयद हैदर रजा? दिल्ली में किसने नेतृत्व किया आपको बताना है। चले बताएं। दिल्ली में किसने नेतृत्व किया आप बताएं। हम यहाँ पे कुछ नाम लिख रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यदि हम देखें पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें किसने किया ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे बात हो रही है दिल्ली की। दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने, ठीक है। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया सैयद हैदर रजा ने। महाराष्ट्र में किसने किया? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया, और तिलक की पुत्री थी जिनका नाम था केतकर। तो तिलक की पुत्री केतकर और तिलक ने महाराष्ट्र में नेतृत्व प्रदान किया। पंजाब की बात करते हैं तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने नेतृत्व प्रदान किया। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बात आती है स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम, इन तीन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि महाराष्ट्र में किसने नेतृत्व किया, मद्रास में किसने नेतृत्व किया, पंजाब में किसने नेतृत्व किया, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया और उत्तर प्रदेश में किसने नेतृत्व किया, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना आपको बताना है। चले, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत कब बना आपको बताना है। यहाँ पे यदि आप देखो तो विकल्प में है स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रौलट कानून विरोधी आंदोलन या असहयोग आंदोलन। चले बताएं। यहां पर आपको बता दें, यहां पे सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। इसको बताएं। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी किसने? मतलब भारतीय प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित, देखो शाब्दिक त्रुटि इग्नोर करना, मैं कह रहा हूं आज बहुत गंदी टाइपिंग की गई है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करना है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर या अमृता शेरगिल। चले बताएं। इसमें से कला से कौन जुड़ा है? और कला से जुड़ा हुआ एक ही नाम आता है अवनींद्र नाथ टैगोर। ये विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किससे जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किससे जुड़े थे? यहाँ पे बात हो रही है स्वदेशी आंदोलन की, तो निश्चित रूप से स्वदेशी आंदोलन से जुड़े होंगे, लेकिन आपको इसको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि जरूरी नहीं है कि परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे तो हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक हल कर रहे हैं उसमें सारे के सारे प्रश्न स्वदेशी आंदोलन से हैं, तो आपको इसको नोट कर लेना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सही नहीं है आपको बताना है।
चले बताएं। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वो इसमें शामिल हुए, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। चलिए बताएं, इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। यहां पे 4 दिए हुए हैं और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन था, उसका दिल्ली में नेतृत्व देखा, मद्रास में नेतृत्व देखा, महाराष्ट्र में नेतृत्व देखा, पंजाब में नेतृत्व देखा, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व देखा। इससे क्या पता चलता है कि जो स्वदेशी आंदोलन था उसका जो विस्तार है वो बंगाल के बाहर भी हुआ है। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा है, यह हमें पता चलता है। और जैसे ही हमें यह पता चलता है तुरंत हमारा डी विकल्प सही हो जाता है, क्योंकि डी विकल्प में क्या बोला गया है, यह बंगाल तक ही सीमित रहा था, गलत है। बंगाल के बाहर भी इसका प्रसार देखने को मिलता है। इसको बताएं। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, बताएं। बोला जा रहा है लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। दूसरा कह रहा है कि 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। तीसरा कह रहा है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। और चौथा कह रहा है टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। अब इसमें यदि आप देखो तो पहला विकल्प जो है कि लियाकत हुसैन ने 12 साल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन में नेतृत्व किया, गलत है। बाकी के सभी कथन सत्य है। इसको बताएं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया, बताएं। कौन सा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? और यदि आपने कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित वीडियो देखी होगी अच्छे से, तो निश्चित रूप से आज आप कुशलता से इसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए बताएं, कौन सा अधिवेशन था जहां पर यह बात की गई थी, बताएं। प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, बनारस अधिवेशन 1905 में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, इसी अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी को अपनाया गया। पहली बार स्वराज शब्द की जो है मांग की गई, ये आपको पता होना चाहिए। तो बनारस सही है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 बंगाल विभाजन के बाद किसने अध्यक्षता की थी, आपको बताना है। किसने अध्यक्षता की थी आपको बताना है। चलिए बताएं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए। और आज का जो आपका होमवर्क है यही प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उससे संदर्भित फैक्ट मैंने पूरे आपको एक वीडियो में बताए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा या पूर्व के वीडियो में देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसका आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? मतलब 1904 से ही स्वशासन की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी, आपको बताना है। चल 1904 से स्वशासन की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी, आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष, एस.एन. बनर्जी। तो आपको बता दें डी विकल्प सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। इनमें से कौन
उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, आपको बताना। चल, पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है लोकमान्य तिलक, चौथा लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था, मतलब उग्रवादी नेता नहीं था। तो इसमें आप देखोगे तो किसकी बात आती है, लाल बाल पाल, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो लाल बाल पाल ये जो त्रिगुट था ये आते थे उग्र राष्ट्रवाद वाले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्र राष्ट्रवाद के अंतर्गत नहीं आते थे। अब यहीं पर आपको कुछ फैक्ट बता दे रहा हूं, जैसे लोकमान्य तिलक से संबंधित, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ फैक्ट बता दे रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल। क्या नाम था, नाम नोट करिएगा, वैलेंटाइन चिरोल। और वेलेंटाइन चिरोल जो थे इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, इंडियन अनरेस्ट कहा था। इंडियन अनरेस्ट कहा था किसको, बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था, वेलेंटाइन चिरोल ने। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको बता दें, सॉरी, वेलेंटाइन जो चिरोल थे इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट, माफ करिएगा, वेलेंटाइन चिरोल की पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कहा था कि भारतीय अशांति का जनक। तो भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को, यदि पूछा जाए तो आपको जवाब देना है वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किस पुस्तक में कहा था, तो आपको याद रखना है इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये आपको पता होना चाहिए। मराठा और केसरी नामक दो पत्रिकाएं इन्होंने संपादित की थी, मराठा और केसरी, ये आपको पता होना चाहिए, जो तिलक से संबंधित है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनको रखा गया था एक जेल में जिसका नाम था मांडले जेल, ठीक है। जब इनको मांडले जेल में रखा गया था तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखी थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पहले व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग की थी, और इनका नारा सबको पता है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बेसिक जानकारी है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें बिपिन चंद्र पाल के बारे में, तो बिपिन चंद्र पाल के बारे में आपको 2-3 फैक्ट याद रखना है। जैसे परिदर्शक नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, न्यू इंडिया का इन्होंने संपादन किया, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद तीसरा नाम आता है लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी कहा जाता है, शेरे पंजाब कहा जाता है, ये उपनाम इनके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अनहैप्पी इंडिका पुस्तक इन्होंने लिखी थी, ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। और लाल बाल पाल इस त्रिगुट के एकमात्र व्यक्ति थे जिनको पहली बार, या आप कह सकते हो एक बार, कांग्रेस की अध्यक्षता का सौभाग्य मिला था। बाकी के त्रिगुट के अन्य दोनों व्यक्तियों को यह सौभाग्य नहीं मिला था, यह अवसर नहीं मिला था, आप कह सकते हो। तो याद रखना है 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहां पे लाला लाजपत राय को जो है अध्यक्षता का अवसर मिला था, और बाकी के जैसे बिपिन चंद्र पाल हो गए, तिलक हो गए, इन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। इसको बताएं, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहां से थे? अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो कहां से थे, आपको बताना है। चले बताएं, अधिकतर नरमपंथी नेता कहां के थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों से। तो आपको बता दें जो
अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? नरम दल के नेताओं मतलब नरम दल के जो नेता थे उनका कहना था कि भैया निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के, विनम्रता के साथ हम आजादी मांगेंगे, विनम्रता के साथ हम अपनी मांगों को मांगेंगे। तो इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है राजा वम बंध आंदोलन। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। तीसरा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बंट गया, आपको बताना है। यहाँ पे आपके विकल्प है स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वो स्वदेशी आंदोलन के समय में हुआ, स्वदेशी आंदोलन के चलते। इसको बताएं, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इनमें से चार नाम है, पूछा जा रहा है कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनमें से एक नाम आपको देखने को मिल रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी नेताओं से संबंधित थे। अगला, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? इनमें से कौन से एक थे जो स्वदेशी के समर्थक थे, आपको बताएं। चले बताएं, इनमें से कौन से थे जो स्वदेशी के समर्थक थे? तो इनमें स्वदेशी आंदोलन के जो समर्थक थे उनका नाम था अरविंदो घोष। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? नरम दलीय के तौर पर किनको नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। आसान से प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब यदि आपने ध्यान से सिर्फ पढ़ा है, चीजों को कहानी के तौर पर देखा है, कहानी के तौर पर अध्ययन किया है, तो भी आप आसानी से जवाब दे सकते हो। अगला है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, एम.जी. रानाडे, बिपिन चंद्रपाल या अरविंदो घोष। अभी मैंने आपको बताया कि तिलक और उनकी पुत्री केलकर, इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रसार महाराष्ट्र में किया था। तो गणपति उत्सव किससे संबंधित होगा? बाल गंगाधर तिलक से। ए विकल्प सही उत्तर है। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? अभी मैंने आपको बताया अनरेस्ट इंडिया नामक जो पुस्तक थी उसमें इनको अशांति का जनक कहा गया। और ये कहा था, किसने कहा था? अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में इनको वैलेंटाइन चिरोल ने, वैलेंटाइन चिरोल कहीं लिखा जाता है, कहीं चिरोल लिखा जाता है, तो वैलेंटाइन चिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसके दया वकालत की और कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मतलब जब इनको सजा हुई तो इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, उनकी वकालत की और बताया कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? चार विकल्प दिए हुए हैं और इनमें आपको याद रखना है मैक्स मुलर नामक अंग्रेजी व्यक्ति थे। मैक्स मुलर ने ये बात कही थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की या 8 वर्ष की? कितने वर्षों की जेल हुई थी 1908 में बाल गंगाधर तिलक को, आपको बताना है। और तो बता दें 1908 में जो तिलक को जेल हुई थी ये 6 वर्ष की जेल हुई थी। अगला प्रश्न, फिर वही प्रश्न आ जा रहा है, कोई बात नहीं। ये बताएं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया? चले बताएं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध राजनीति का आरोप लगाया? ये किसने किया था? ये उन्हीं त्रिगुट के व्यक्तियों में से किया गया था और ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनका कहना था कांग्रेस जो है सिर्फ याचना करेगी, प्रार्थना करेगी और इससे कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। यदि कुछ हल निकालना है तो निश्चित रूप से उग्र राष्ट्रवादी के सिरे से आगे बढ़कर उग्र राष्ट्रवाद पर विचार करके ही निकाला जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठनात्मक क्षमता के कारण
किस आंदोलन में दी थी। मतलब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये पता चल गया कि वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो किसने दिया था, वो दिया था महात्मा गांधी ने। अब पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन में दिया था, तो आपको बता दें ये दिया था बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह क्या था, यहाँ पे जो किसान थे सरकार ने उन पर 30% कर बढ़ा दिया था और 30% बढ़े हुए कर के विरोध में यहाँ के किसान प्रदर्शन कर रहे थे और उनका सहयोग किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी के उपरांत सफलतापूर्वक इस मामले का निराकरण हुआ और जो कर निर्धारित हुआ वो 6.3% निर्धारित किया गया और उसी के बाद महात्मा गांधी ने इनको सरदार की उपाधि से नवाजा। तो आज के लिए जो प्रश्न है वो यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं इससे आप संबंधित नोट्स भी तैयार करेंगे। नोट्स जरूरी है, तैयार करेंगे अच्छी बात है, नहीं तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका ही नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा और कल की कक्षा में आपको वैदिक काल से संबंधित बेहतर नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।